एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब कैसे करूं। तभी उसे एक आइडिया आता है कि हाँ, हम ऐसे ये सब कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। ली उस घोस्ट से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे उसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम अपना कुछ समय निकाल के मुझे दे सकती हो? मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे हम वो पैसा वापस ले सकते हैं। सीन चेंज होता है और इधर हमें एक जगह को दिखाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो घोस्ट भी उसके साथ आई हुई होती है और वो घोस्ट कहती है कि मैं इधर उधर घूम सकती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरा मांस इस तरह से भी काम आ सकता है। अगर आपको याद ना हो तो आपको पता होगा कि अगर वो किसी भूत का कोई चीज़ लेगा तो वो भूत उसका पीछा कर सकता है। ली उससे कहता है कि थोड़ी देर रुको, उसके बाद मैं तुम्हें ये करने को कहूँगा, और फिर वो उसे सारा प्लान बताता है। वो भूत कहती है कि ठीक है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली काफ़ी देर से उस दुकान के बाहर खड़ा होता है और इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत देर से यहीं पे खड़ा है और ये इधर उधर घूम रहा है। बस सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस दुकान की ओनर वहाँ पर आती है और वो कहती है कि तुम मेरी दुकान के बाहर इतनी देर से क्या कर रहे हो। ली उसे अजीब तरीके से देखने लगता है और उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा साया है और तुम्हारा मिसफॉर्च्यून भी जल्दी आने वाला है। इस बात को सुनकर वो औरत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कौन सी दुनिया से आए हो बे? ये सब बकवास की बातें बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। ली उससे कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो तुम मुझे ये बताओ कि एक फीमेल घोस्ट तुम्हारे पीछे क्या कर रही है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो भूत उसकी पीठ के ऊपर होती है और वो औरत अपने मन में सोच रही है कि आखिर मेरे पीछे इतनी ठंडी ठंडी सेंसेशन क्या हो रही है। ली कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो औरत आती है और ली का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है ज़रा रुकिए यंग मास्टर, आप वो बात फिनिश क्यों नहीं करते हैं जो आप कह रहे थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ली उसे बताता है कि ये घोस्ट एक बहुत सुंदर लड़की है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके गले पे चाकू का निशान भी है। और फिर आगे ली उसे बताता है कि वो तुम्हारी ही तलाश कर रही है क्योंकि तुम्हारी यिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कल तक तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। वो लेडी उससे कहती है तो अब मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो ली से कहने लगती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करिए, आप जितना पैसा मांगिएगा मैं उतना पैसा आपको दे दूँगी। ली कहता है ठीक है, लेकिन ये सस्ते में नहीं हो पाएगा। वो लेडी कहती है ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और कितना पैसा चाहिए वो यंग मास्टर। चलिए अंदर चल के बातें करते हैं इसके बारे में। चेंज होता है और अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ली उन दोनों घोस्ट के साथ रह रहा होता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसे वो सारे पैसे मिल चुके होते हैं जितने उसे चाहिए होते हैं और इधर इन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये पैसे कमाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि जितने पैसे उन्हें चाहिए थे वो सारे पैसे उन्हें मिल गए। और ये भी कि वो औरत बहुत ज़्यादा डरपोक थी। ली उससे कहता है कि ये टेक्निकली सही भी था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने तुम्हें मारा था और किसी को मारने के बदले इतने सारे पैसे, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत कम प्राइस है? ली उस घोस्ट से कहता है कि उसमें से वो कुछ पैसे एक लैपटॉप खरीदने में लगाएगा ताकि वो इमरजेंसी में उनके काम आ सके, और जितने पैसे बचेंगे वो उस फैमिली को दे देगा, उस घोस्ट के फैमिली को दे देगा, और वो उन्हें ये कह के वो पैसे देगा कि ये उसकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं इस घोस्ट की, जो अब नहीं है। लैपटॉप का नाम सुन के लील बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ली उससे कहता है जब मैं इस फीमेल घोस्ट वाले केस को सॉल्व कर लूँगा तब मैं लैपटॉप ला दूँगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो तुम लोग चुप रहो। और मेरी कल वैंग मिंगी के साथ मीटिंग भी है, मुझे उस बंदे को भी ढूंढना है। सीन चेंज होता है और अब सुबह हो चुकी होती है। इधर हमें बिग रेड रोब कैरियोके वाले शॉप को दिखाया जाता है। इस तरफ हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है और वो ली से कह रही होती है क्या उस वक्त उस भूत ने तुमसे ये कहा था कि उस बंदे के चेहरे के बगल में एक छोटा सा तिल है? ली उससे कहता है हाँ। उसके बाद वो बंदी उससे कहती है ठीक है, मैंने हम लोगों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है, तुम पहले अंदर जाओगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और वो लड़की उससे कहती है कि मैंने एक प्राइवेट रूम बुक करवाया था कैरियोके में। रिसेप्शनिस्ट कहती है ठीक है, ज़रा 1 मिनट रुकिए। वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है मैं बस ये चेक करना चाहती हूँ क्या मिस्टर क्यू अभी भी यहाँ पर काम करते हैं? रिसेप्शनिस्ट उससे बताती है कि वो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? वो कहती है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उन्हें हमारे रूम में बुला सकते हैं? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और इधर ली उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो थी,
फिर भी ये बात तुमने मुझसे छुपाई। वो उससे कहती है कि मैं ये बात तुम्हें बाद में बता दूंगी। वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं वो सुपरवाइज़र वहाँ पे आ जाता है। वो उनसे कहता है क्या आप दोनों मुझसे मिलना चाहते थे, और इसके चेहरे के बगल में एक तिल भी है। ली बिना देरी किए हुए उसे एक ज़ोर का मुक्का मारता है और फिर उसे दबोच लेता है। वो उससे कहता है कि देखा, मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, तुम मुझसे बच के नहीं निकल सकते हो। सुपरवाइज़र उससे कहने लगता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। वो लड़की उससे कहती है कि वो लेडी जिसे तुमने मारा था। वो सुपरवाइज़र उससे कहने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। ली उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या हम बेवकूफ़ हैं? अगर तुम मर्डरर नहीं हो तो तुमने अपना 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनी उसके दोनों पैरों के बीच में क्यों डाला था? सुपरवाइज़र ली से कहता है क्या तुमने हटा दिया, तुम गधे कहीं के। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तुम दोनों को बेवकूफ़ बना रही है। वो लड़की उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। वो सुपरवाइज़र कहता है कि पहले मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। वो लड़की ली से कहती है कि तुम इसे छोड़ सकते हो, ये कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करने वाला है। उसके बाद ली उसे छोड़ देता है और वो उससे कहता है कि हमें सारी बातें एक्सप्लेन करो। वो सुपरवाइज़र उनसे कहता है अब जब तुम लोग इतनी दूर तक आ ही गए हो तो मैं तुम लोगों को पूरी कहानी बता देता हूँ। और इधर वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कहानी तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी जितना हमने सोची थी। वो सुपरवाइज़र उन्हें बताता है कि वो घोस्ट ज़ैंग यान है और वो उसकी बड़ी बहन है। वो लड़की मेरे मास्टर के द्वारा अडॉप्ट की गई थी और वो दूसरों से बिल्कुल अलग सोचती है। और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि नॉर्मल पीपल जब भूत देख लेते हैं तब उनकी फटकी 4 हो जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल उसका उल्टी थी। उसे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती थी। वो भूतों को दूसरे नज़रिए से देखती थी। वो ये सोच के देखती थी कि अगर इंसान मर भी गया तब उसके पास दूसरी ज़िंदगी भी है। जब वो बड़ी हुई तब वो और भी ज़्यादा स्किलफुल होने लगी और वो उससे बहुत सारे अजीब अजीब आइडियाज़ आते थे खुद को इविल स्पिरिट में बदलने के लिए जब वो यंग थी तब। ली उससे कहता है आखिर इसका क्या मतलब है। वो लड़की उसे बताती है इसका ये मतलब है कि वो खुद को मारना चाहती थी ताकि वो अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर घोस्ट में बदल सके। क्योंकि वो यंग एज में ही मारी गई थी इसीलिए उसका अपीयरेंस हमेशा यंग ही रहेगा। अगर वो और भी ताकतवर हो गई तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा और वो हमेशा के लिए एक इविल स्पिरिट के रूप में रह जाएगी। ये कुछ ऐसा है कि आपने इमॉर्टेलिटी हासिल कर ली हो। वो सुपरवाइज़र कहता है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जानती थी कि खुद को मार लेने से उसे इतनी ज़्यादा ताकत नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने एक पूरी क्लास ही को तबाह कर दिया। उसने उन सभी को पॉइजन दिया और फिर उन सभी को जला डाला। क्या आपको पता है ये किसके बारे में बात कर रही है? क्योंकि उन सभी लोगों की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी और वो लोग सभी इविल स्पिरिट्स बन चुके थे। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर बहुत ज़्यादा ही चालाक थी। उनके मारे जाने से पहले, यानी वो सारे भूत जब उसकी बहन को मारते उससे पहले ही उसने खुद को मार लिया। इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि जिसने उन पूरे घोस्ट क्लासरूम को मारा था वो कोई और नहीं, ज़ैंग यांग थी। और फिर ली उससे कहता है आखिर उसने खुद को कैसे मारा। वो उसे बताता है कि करीबन 10:50 हो रहे थे, 11 बजने से 10 मिनट पहले, यानी रैट आवर होने से 10 मिनट पहले उसने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं? उन सभी चीज़ों का नाम नहीं लिया जा सकता है। और बहुत सारा घोस्ट मिल्क भी पी लिया ताकि उसकी वो जो एनर्जी है वो सरप्रेस हो जाए और वो भूत उसे ढूंढ ना पाए। और फिर उसने अपना हाथ काट लिया और खुद को मार लिया। मैं उसे रोक भी नहीं पाया जबकि मैं उसके सारे प्लान्स के बारे में जानता था। और फिर वो सुपरवाइज़र कहता है कि ऐसा माना जाता है कि जब कोई पर्सन अपना कोई सेंस खो देता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाकी जो सेंसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी देख नहीं सकता है तो उसकी सुनने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी थ्योरी पे उसने ये सोचा होगा कि उसका दिमाग और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा अगर उसके बाकी ऑर्गन्स रिमूव हो जाएंगे तो। वो लड़की उससे कहती है क्या वो क्लेरियोवेंट बनने में इंटरेस्टेड थी, वो भी ट्रेनिंग से, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करते हैं। और फिर वो लड़की उसे बताने लगती है कि कैसे उसने घोस्ट क्लासरूम का इस्तेमाल किया और फिर वो सोची थी कि वो इविल स्पिरिट नहीं बनेगी लेकिन वो इविल स्पिरिट ही बन गई। सुपरवाइज़र उससे कहता है कि मुझे इस बात का पता था इसलिए मैंने उसके ब्रेन को ही निकाल दिया। मुझे ये डर था कि इसके बाद उसकी स्पिरिट मेरा पीछा ज़रूर करेगी, इसलिए मैंने 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनेशन उसके पैरों के बीच में छुपा दिए। और फिर वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने उसकी बॉडी को लेके हॉस्टल की उस सीलिंग पे छुपा दिया था जो ली को मिली थी।
मैं तो बस उसकी एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि कोई उसकी बॉडी को ढूंढ लेगा और तुमने उसे रिलीज़ भी कर दिया। वो लड़की उससे कहती है उसने चीज़ों को और भी बदतर बनाने के लिए हमसे चालाकी की और हमें बेवकूफ़ बनाया। और इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है तो अब पता चला कि लिल उसके पास जाने से इतना डरती क्यों थी, क्योंकि घोस्ट स्टूडेंट का उसमें बहुत ज़्यादा खौफ था, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा रेसेंटमेंट था। लेकिन वो लोग इविल स्पिरिट्स नहीं हैं। ली उस लड़की के पास जाता है और उसके कान में कहता है, क्या हम इस आदमी पर सचमुच भरोसा कर सकते हैं? वो बंदा कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा बिना किसी मौके के, और मैं वापस से रीइंकारनेट भी नहीं होऊंगा। वो लड़की कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, अब हमें सोचना है कि अब आगे हमें क्या करना है। वो बंदा उससे कहता है कि मुझे लगता है हमें सुबह का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसकी बॉडी को जला देना चाहिए। वो लड़की उससे कहती है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी सीनियर सिस्टर एक ईविल स्पिरिट बन चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ काम कर भी पाएगा। सुपरवाइज़र उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उसकी स्पिरिट को हटा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये आइडिया काम किया तो। और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता है कि उसकी स्पिरिट को कैसे गायब करना है, मेरे बॉस भी यहाँ पर नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है ली? वो सुपरवाइज़र उससे कहता है कि मुझे बस 2 चीज़ें चाहिए, पहले तो उसकी बॉडी को हमें उस जगह से निकालना होगा और दूसरा कुछ आइटम्स जो हमारी मदद कर सकते हैं। हम आज रात ही उसका खेल ख़त्म कर डालेंगे। और गाइस बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सुपर सस्पेंस वाला एपिसोड कैसा लगा।